अस्सलाम वालेकुम क्लास। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है, उसका इंट्रोडक्शन और बेसिक टर्म्स हमने देख ली थी। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने से पहले हम लोग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के पोस्टुलेट्स को देखते हैं, क्योंकि उनकी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी तो हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को सिर्फ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी कहते हैं या मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। तो इसके बारे में भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ थ्योरेटिकल लॉ था और इस पर एक्सपेरिमेंटल वर्क बाद में हुआ था। पहले सिर्फ और सिर्फ थ्योरी थी, थ्योरी बेस्ड था ये। तो इसका फर्स्ट पोस्टुलेट है एवरी पार्टिकल इज डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द अदर। ये पार्टिकल्स जो हैं इसमें सिस्टम में, किसी भी सिस्टम में लार्ज नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। वो सारे पार्टिकल्स जो हैं वो आइडेंटिकल नहीं होंगे, बल्कि अब उनको हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। सेकेंड पोस्टुलेट जो था वो ये था, पार्टिकल डू नॉट अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। कि पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं होगी। थर्ड था, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन असाइनिंग वेरियस एनर्जी लेवल्स टू द पार्टिकल इज बीइंग इम्पोज्ड। कि जितने हमारे पास टोटल नंबर ऑफ, जैसे अगर हम पार्टिकल्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी भी सिस्टम में कांस्टेंट होते हैं। इसी तरह लेवल्स उसके चेंज हो सकते हैं, जैसे n1 है, n2 है, n3 है, इस तरह से। अब टोटल एनर्जी जो है किसी भी सिस्टम की वो कांस्टेंट होगी, ठीक है। इस उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। हर एनर्जी लेवल जो है, जैसे क्वांटम लेवल पर हर चीज़ क्वांटाइज्ड होती है। उसके बाद फोर्थ वन है, पार्टिकल्स आर लोकलाइज्ड। तो सारे जितने पार्टिकल्स हैं वो लोकलाइज्ड होंगे। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स और टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम वो कांस्टेंट होगी। तो जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, किसी भी सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास कितने होंगे, अनलिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो उनको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस सो ऑन, इस तरह n4 n5 और ni तक ये नंबर चलेंगे। अब हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि इन सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कंबाइन करके कोई एक नेम दे लें। जैसे अब हमारे पास n1 है, n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस सो ऑन, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं समिशन ni, और इस समिशन ni को हम लिख सकते हैं n। तो हम यूं करते हैं कि इसको कह देते हैं कि ये है इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, ये देखिए समिशन ni, और समिशन ni को हम लोगों ने कैपिटल N से लिख दिया। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया मैंने। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी भी कांस्टेंट थी। तो एनर्जी को हम टोटल एनर्जी को लिख सकते हैं E1 N1 प्लस E2 N2 प्लस E3 N3 प्लस सो ऑन, इस तरह से। तो अब हम इस जो टोटल एनर्जी है उसको भी कोई नेम दे लेते हैं। जैसे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास या तो समेशन ni लिखा होगा या सिर्फ n लिखा होगा, तो हमें पता लग जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल सिस्टम में इतने हैं। अब सिस्टम की ओवरऑल एनर्जी कितनी होगी, हम इस सारी एनर्जी को कैलकुलेट करके किसी एक वैल्यू के इक्वल कर लेते हैं। तो ये देखें, E1 N1 प्लस E2 N2 प्लस E3 N3 प्लस सो ऑन, इसको हमने कह दिया समीशन NiEi, और इस समीशन NiEi को हमने लिख दिया एनर्जी E के इक्वल। तो यहाँ पर अगर हम सिस्टम की ओवरऑल एनर्जी की बात करेंगे तो हम E लिखेंगे, और अगर हम सिस्टम की ओवरऑल नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करेंगे तो वो हम N लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम है, ठीक है। अगर हम उनमें चेंज देखें, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स में चेंज देखें, तो वो चेंज इक्वल होता है 0 के। कैसे, वो ये हमने जो ये डेल्टा लिखा है, डेल्टा को हमने चेंज के लिए लिखा है ये, ठीक है, चेंज है ये। तो अगर हम ओवरऑल चेंज देखें किसी भी सिस्टम में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में चेंज देखें, तो वो 0 के इक्वल आता है। कैसे, किस तरह से 0 के इक्वल आता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों के पास एक बुक है, ठीक है, उस बुक के मैं सारे पेजेस अलग अलग कर दूं, रीशफल कर दूं उस बुक को, तो क्या होगा, वो बुक रीशफल तो हो गई है लेकिन उसके नंबर ऑफ पेजेस चेंज नहीं हुए। मतलब अगर वो जो 4th पेज है वो 4th पेज ही रहेगा, चाहे मैं उसे 8th पेज की जगह पे रख दूं, चाहे मैं उसे एंड पे रख दूं। तो नंबर ऑफ पेजेस जो है वो चेंज नहीं हो सकते। लेकिन हमारे पास रीशफलिंग हम जैसे मर्जी करते रहे, इसी तरह पार्टिकल्स को हम जिस तरह मर्जी चेंजिंग उसमें लाते रहे, लेकिन ओवरऑल चेंज जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स में वो 0 होगा, क्योंकि वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट है। इसी तरह अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी में भी चेंज 0 के इक्वल आता है। क्यों 0 के इक्वल आता है? क्योंकि हमने ये तो इक्वेशन वही वाली आ गई है जो इक्वेशन नंबर 2 लिखी थी मैंने। जो हमारे पास ओवरऑल एनर्जी आती है, एनर्जी में चेंज जो आता है
वो भी 0 के इक्वल आता है। ये किस तरह से है कि अगर दो हमारे पास एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, दो एनर्जी लेवल्स हैं, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है और ये सेकंड एनर्जी लेवल है, उसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितना भी, अब इन दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच आएगा वो आएगा 10 का, 10 किलो जाउल का आएगा, उसके बाद भी 10 किलो जाउल का आएगा। तो जब हम चेंज इन एनर्जी निकालेंगे तो 10 माइनस 10 वो इक्वल होगा 0 के। तो ओवरऑल हमारे पास एनर्जी जो है वो कांस्टेंट होगी, तो चेंज इन एनर्जी 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो मैक्सवेल, और ये अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ था, उसके जो पोस्टुलेट्स थे उसके अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिराइव किया। उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हमने देखा, उसके बाद इक्वेशन नंबर ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, ये नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब मैंने ये रोमन में लिखा है तो इसको भी रोमन में लिख देती हूँ। इक्वेशन नंबर 3 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 4 है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। हम लोगों ने हमारा टॉपिक जो है बेसिकली थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी ही है, लेकिन हमने पीछे क्या देखा था कि हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बेसिक जो पोस्टुलेट्स हैं वो देखे थे, ताकि हम लोग इसको आराम से स्टडी कर सकें थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी में। तो प्रोबेबिलिटी में जो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी है उसमें कुछ प्रोबेबिलिटी थ्योरम्स होते हैं। तो फर्स्ट वन जो है उसमें ये है कि जो नंबर ऑफ वेज जिसमें हमारे पास अनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं उनको हम अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो उनकी अरेंजमेंट है वो इक्वल होती है एन फैक्टोरियल के। अब एन फैक्टोरियल आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उसमें स्टैट में कि क्या होता है कि अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं 3 है, ठीक है, 3 फैक्टोरियल है, इसका क्या मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, इसका मतलब है कि आंसर हमारे पास क्या आएगा 6। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इसी तरह अगर 4 फैक्टोरियल होगा तो आंसर ये 6 आ गया। 4 फैक्टोरियल होगा तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इसी तरह 5 फैक्टोरियल है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, इस तरह से आ जाएगा। तो जितने भी हमारे पास डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं उनको हम इस ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, तो वो हम कहते हैं कि वो एन फैक्टोरियल के इक्वल होंगे। अब इस तरह से हम कहते हैं कि नंबर ऑफ डिफरेंट वेज जिसमें हमने पार्टिकल्स को अरेंज किया है उसको हम लोग एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस एन फैक्टोरियल इंटू एन आई के एन फैक्टोरियल के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास डीजनरेसी होगी, किसी भी सिस्टम में डीजनरेसी होगी, तो हम लोग वहां पर डीजनरेट ऑर्बिटल्स के नेम लिखेंगे बजाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिखने के। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो n है उसे रिप्लेस कर देंगे g फैक्टोरियल के साथ, g फैक्टोरियल, और यहाँ पर भी g फैक्टोरियल, बाकी n फैक्टोरियल एज इट इज आ जाएगा जैसे हमने पहले लिखा था, और ये n भी वैसे ही आ जाएगा। तो ये 3 प्रोबेबिलिटी थ्योरम्स हैं जिनको हम लोग फॉलो करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी में। देखते हैं कि हाँ थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होती है क्या है, कितनी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं किसी भी सिस्टम में डिफरेंट लेवल्स पर, कि कितनी हम अरेंजमेंट्स कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या होती है। जैसे मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि अगर हमारे पास एक बॉल है, उस बॉल को हमने 3 बॉक्सेस में फिक्स करना है या 3 बॉक्सेस में अरेंज कैसे कर सकते हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है। फिर 2 बॉल्स हमने देखी थी, फिर हमने 8 बॉल्स देखी थी, फिर हमने क्या किया था कि बॉक्सेस की जो अमाउंट है वो इंक्रीज कर दी थी, बॉक्सेस ज्यादा कर दिए थे, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो गई थी। तो हम प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं W से। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी का की इक्वेशन है, W इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल। हमने पीछे 4 तक लिखा था, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 5। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम देखते हैं कि n किसके इक्वल, n का क्या मतलब है, ये वाला जो n है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ सिस्टम, जो हमने पीछे अभी देखा था कि हमने समीशन ni को इक्वल किया था n के, तो ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ सिस्टम है। n1 क्या है कि अगर हमारे पास पार्टिकल्स जो हैं फर्स्ट एनर्जी लेवल्स में कितने हैं, n2 का मतलब है सेकेंड एनर्जी लेवल में कितनी है, इसी तरह n3 n4 सो ऑन थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितने एनर्जी लेवल्स में हम पार्टिकल्स को देखेंगे तो वो हमारे पास फिर उतना ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स आते जाएंगे। तो अब n जो है वो बहुत लार्ज होता है। ठीक है, हमने देखा, हमें पता ही है कि सिस्टम में अगर हम देखें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इसका लॉग ले लेंगे। अच्छा, लॉग हम क्यों लेंगे, लॉग लेते हैं हम चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए। जैसे अगर फॉर एग्जांपल x हमारे पास इक्वल है 1000 के, ठीक है, हमने कहा कि एक वैसे वैल्यू ली है
जैसे मैंने सपोज किया, ठीक है, x इक्वल है 1000 के। अगर मैं इसका लॉग ले लूँ, ठीक है, लॉग x, तो आप फौरन से बता देंगे कि आंसर क्या आएगा, लॉग x का आंसर आ गया 3। तो आपने देखा कि कितना हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया सिस्टम, मतलब हमें सॉल्व करना इतना आसान हो गया। या इस तरह भी कह सकते हैं हम लोग कि हमारे पास अगर y इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर, काफी बड़ी वैल्यू ले लेते हैं हम, 10 रेज टू पावर 40 है, ठीक है। हमने ये कहा कि हमारे पास y जो है वो है इक्वल 10 रेज टू पावर 40 के। तो अगर हम इसका लॉग ले लें तो क्या बनेगा, लॉग ले लिया तो अकेला 40 रह जाएगा, ऐसा ही है। तो 40 का मतलब ये है कि अब ये सिस्टम जो है ये सिंप्लीफाई हो गया। तो हम किसी भी चीज का जब लॉग लेते हैं तो हम लोग उस सिस्टम को सिंप्लीफाई कर देते हैं कि वो सिस्टम अब हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया। तो यहाँ पर भी हमने वही किया है कि हमने सिंप्लीफाई करने के लिए लॉग ले लिया। तो अब हम यहाँ पर जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है उसका भी लॉग ले लेंगे। तो उसका लॉग ले लेते हैं हम लोग। ये इक्वेशन नंबर 5 थी, ये मिट गई थी, तो हमने इसका लॉग ले लिया। तो ये आ गया नेचुरल लॉग W, ठीक है, इज इक्वल टू नेचुरल लॉग n फैक्टोरियल माइनस नेचुरल लॉग इंटू n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल सो ऑन ni फैक्टोरियल, ठीक है। ये हमारे पास डिवाइड में था तो हमने माइनस में लिख दिया, माइनस नेचुरल लॉग इस तरह से। तो इक्वेशन नंबर 6 हो गई, इसको हमने इक्वेशन नंबर 6 कह दिया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये देखिए, अब यहाँ पर नेचुरल लॉग के साथ ये यहाँ पर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, n1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय सो ऑन, ठीक है। तो जब हमारे पास नेचुरल लॉग में कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसे हम कहते हैं कि वो प्लस में लिख सकते हैं उसे। तो हम यूं करते हैं कि दोबारा एक और बार इसी इक्वेशन को लिख लेते हैं और इस इक्वेशन में यहाँ पर हम लोग प्लस का साइन लिख देंगे। तो ये देखें, हमारे पास यही इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 6। हमने यहाँ पर प्लस और यहाँ पर प्लस ऐड कर दिया, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 7 बन गई। तो आप इसे इक्वेशन नंबर 7 लिख लें, चाहे आप लोग इसे इक्वेशन नंबर कुछ भी ना लिखें, इससे नेक्स्ट वाली को हम लोग इक्वेशन नंबर 7 लिख लेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास ये वाली जो पूरी यहाँ पर देखें n1 फैक्टोरियल है प्लस n2 फैक्टोरियल प्लस, इसे हम कंबाइन करके, इस सारे को हम कंबाइन करके लिख सकते हैं क्योंकि ये सम है n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, जितने डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पर हैं। तो हम इस सबको सम करके लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसकी जगह समेशन नेचुरल लॉग ni, ठीक है, इसकी जगह हम यूँ लिख सकते हैं। तो ये आ गया नेचुरल लॉग W इज इक्वल टू नेचुरल लॉग n फैक्टोरियल माइनस समेशन नेचुरल लॉग ni फैक्टोरियल। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 7, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 7 हो गई। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करते हैं। स्टिरलिंग एक मैथमेटिशियन था जिसने एक फॉर्मूला दिया था जिसे हम कहते हैं स्टिरलिंग फॉर्मूला या स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन। तो स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन जो है इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन है। इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, ये मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों वैल्यूज अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। कि अगर हमारे पास, और ये स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन हम मोस्टली यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं जब हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो और जितने भी माइक्रोस्कोपिक वर्ड है उसमें वो बना हुआ है माइक्रोस्कोपिक वर्ड से या माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट से। तो वहां पर लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं या लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो वहां पर हमेशा पार्टिकल्स जो हैं उनकी अमाउंट लार्ज नंबर होती है, लार्ज होती है उनकी अमाउंट। तो यहाँ पर नेचुरल लॉग ni फैक्टोरियल जो है, अगर हम ये कहें कि हमारे पास n जो है, पहले मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता देती हूँ कि ये स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन अप्लाई किस तरह से होता है। तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास n की वैल्यू, ये वाली ये जो n है इसकी वैल्यू है 5, ठीक है, ये हमारे पास है 5 फैक्टोरियल। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं 5 फैक्टोरियल के किसके इक्वल होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, इसके इक्वल होता है ये 5 फैक्टोरियल। तो आंसर कितना आएगा हमारे पास, आंसर इसका आ गया 120, 120 इसका आंसर आ गया।
5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आंसर आ गया 120। अब हमने क्या किया, यहाँ पर नेचुरल लॉग एन आई फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास आ गई। वो कितनी आई, नेचुरल लॉग 120। ठीक है, हमने स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व करके देख रहे हैं ये वाला, ये इक्वेशन इज इक्वल टू, अब हमारे पास हमने एन कितना लिया हुआ था, एन लिया हुआ है 5। अब हम इस साइड वाली इक्वेशन जो है राइट हैंड साइड पे उसको सॉल्व करते हैं। तो एन की जगह हम क्या लिखेंगे, 5। ठीक है, नेचुरल लॉग एज इट इज आ गया। फिर एन की वैल्यू लिखेंगे, वो कितनी आएगी, फिर वो 5 आ गई, माइनस एन की वैल्यू कितनी है, 5। तो ये हमारे पास पूरी इक्वेशन आ गई है जब हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एन जो है वो 5 था। तो अब हम क्या करेंगे, नेचुरल लॉग 120 का अगर हम नेचुरल लॉग ले लें तो ये इक्वल आता है 4.7 के। ठीक है, 4.7 के इक्वल आ गया। इसी तरह अगर हम नेचुरल लॉग 5 लें, उसे मल्टीप्लाई 5 के साथ करें, -5 कर दें, तो आंसर आ जाता है हमारे पास 3.04। तो अब ये देखें, इसको हम कहते हैं, ये वैल्यू जो है एक दूसरे के करीब करीब है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है लेकिन अप्रोक्सीमेटली ये इक्वल है। इसी तरह जब हम लोग सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होते जाते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स में चले जाते हैं, तो ये स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन अप्लाई होना स्टार्ट हो जाती है। जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्मॉल होंगे, काउंटेबल होंगे, तो स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन जो है वो उसमें थोड़ा डिफरेंस ज्यादा आएगा। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होते जाएंगे, तो यहाँ पर जितना हमारे पास अप्रोक्स ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल आती जाएगी राइट हैंड साइड के लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए। तो ये स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन तकरीबन हर जगह पर, हर फॉर्मूला में अप्लाई हो जाती है, हर फॉर्मूला में अप्लाई होती है। तो यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर इसे लिख देते हैं, ये है इक्वेशन नंबर 8। तो अब हम लोग स्टिरलिंग जो अप्रोक्सीमेशन है वो यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 7 में। ठीक है, इस वाली इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन नंबर 7 है इसमें हम लोग यूज करेंगे यही वाला फॉर्मूला। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नेचुरल लॉग W तो एज इट इज आ जाएगा, और नेचुरल लॉग NI की जगह हम लिखेंगे N, नेचुरल लॉग N माइनस N। और अब ये जो समेशन नेचुरल लॉग NI फैक्टोरियल है, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे। अब आप अगर देखें कि ये भी सेम इसी जैसा है, नेचुरल लॉग NI फैक्टोरियल, ये भी नेचुरल लॉग ये स्मॉल NI फैक्टोरियल है। तो हम यहाँ पर भी स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्मॉल n, इसको भी स्मॉल n और इसको भी स्मॉल n। तो ये जो नेक्स्ट इक्वेशन आएगी वो हमारे पास आ गई, नेचुरल लॉग W इज इक्वल टू, हमने इसकी जगह पे लिख दिया स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन ये वाली। ठीक है, तो ये हमारे पास n नेचुरल लॉग n माइनस n आ गया, माइनस समेशन नेचुरल लॉग NI फैक्टोरियल, इसकी जगह हमने क्या लिखा, समेशन इनटू, अब ये नेक्स्ट हमने दोबारा से वही लिख दी स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन, NI नेचुरल लॉग NI माइनस NI। ठीक है, तो इसे इक्वेशन नंबर 9 कह लें। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन नंबर 9 हमारे पास। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, अब इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। हम लोग इस समीशन को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे भी और इसके साथ भी। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास इक्वेशन आ गई, नेचुरल लॉग W इज इक्वल टू, ये एज इट इज आ गया, n नेचुरल लॉग n माइनस n माइनस समीशन NI नेचुरल लॉग NI प्लस समीशन NI। ठीक है, अब हमने इक्वेशन नंबर 1 में पढ़ा था, जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें हमने पढ़ा था ये जो समीशन NI है, ये वाला समीशन NI, ये हमारे पास इक्वल है कैपिटल N के। ठीक है, ये समीशन NI इक्वल था कैपिटल N के। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं समीशन NI को इक्वल कैपिटल N के। अब यहाँ पर भी आप कहेंगे कि समीशन NI जो है इसको भी हम N के साथ रिप्लेस कर दे, तो इसे हम N के साथ रिप्लेस नहीं करेंगे। यहाँ पर हमने N के साथ इसे रिप्लेस क्यों किया है, सिर्फ इसलिए किया ताकि हम इस N के साथ उसको कैंसिल कर सकें, या आप यूं भी कर सकते हैं कि इस वाले N की जगह समीशन NI लिख दें। ठीक है, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर 1 में देखा था समीशन NI हमारे पास इक्वल थी N के, तो हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया N। ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा ये लास्ट में हमने N पुट कर दिया, ये देखें। अब ये वाला N प्लस में है और ये वाला N माइनस में है। अच्छा, ये N मैंने स्मॉल कर दिया, ये कैपिटल N ही है। तो ये वाला N जो है ये हमारे पास, ये मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। अच्छा, ये वाला n जो है ये हमारे पास माइनस में है, वो वाला n जो है वो प्लस में है। तो हमने इन दोनों n को कैंसिल कर दिया और जो इक्वेशन आई है हमारे पास वो आ गई, नेचुरल लॉग W इज इक्वल टू n नेचुरल लॉग n माइनस समीशन NI नेचुरल लॉग NI।
इसको हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, या हम कहते हैं मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, या मैक्सिमम पॉसिबल अरेंजमेंट, या मोर चांसेस टू हैपन। तो ये वाली इक्वेशन जो है, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी को अगर कैलकुलेट करना है हमने किसी भी मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में, जिसमें बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हों, तो उसके लिए हम ये थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी को यूज करते हैं, जिसे हम मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ठीक है,